नमस्कार। रुमेल सिंह जो युवाओं से जुड़े मुद्दे लगातार उठाते रहते हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि डीडीसी चेयरपर्सन सराब सिंह नाग से ये नाराज़ दिखे और एक इंटरव्यू के दौरान इन्होंने जमकर अपना जो बवाल है उनके खिलाफ पब्लिक के सामने जाहिर किया। और आपको बता दें कि भाजपा से ये जुड़े रहे हैं और अब इनका ये कहना है कि इनका भाजपा से कुछ भी ताल्लुक़ नहीं है, यानी कि भाजपा इन्होंने छोड़ दिया। अपने सोशल मीडिया अकाउंट में भी इसकी जानकारी इन्होंने दी है और इनका कहना है कि कुछ साल पहले इन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी और कुछ महीने से ये सराब सिंह जी के साथ लगातार एक्टिव थे, लेकिन युवाओं को जो सपने इन्होंने दिखाए थे और इन्हें लगता था कि जो डीडीसी चेयरपर्सन हैं वो उन सपनों को युवाओं के पूरे करेंगे, लेकिन वैसा होता इन्हें कुछ भी नहीं देखा, जिसके बाद ये नाराज़ हो गए और अब पार्टी से भी अलग हो चुके हैं और सराब सिंह जी के भी खिलाफ अपने गुस्से का इजहार ये कर रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे और अरनास कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, अरनास गूल कॉन्स्टिट्यूंसी जिसे कहा जाता है, उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे और युवाओं से जुड़े कुछ मुद्दों पर भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इनके जो पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं उसको लेकर ये इस तरह के बयान दे रहे हैं, उस पर भी इनसे सवालात करने की कोशिश करेंगे। रुमेल सिंह जी, स्वागत है आपका रियासी अपडेट्स में। धन्यवाद अंशी जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हर बार हम युवाओं को मौका देते हैं। आप इसी तरह हम युवाओं को अवसर देते रहें, हम अपनी बात आप तक रखें और आपके थ्रू ये बात हमारी आगे तक जाए। रुमेल सिंह जी, तीखे सवाल से ही शुरू करेंगे क्योंकि लोग कहीं ना कहीं वही देखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से मैं भी देख रहा हूँ कि आप थोड़ा सा पॉलिटिकल जो अपनी एम्बिशियस जो आपकी कहीं ना कहीं बाहर आती हुई दिख रही है। हो सकता है कि आप सोशल उसे वर्क करने की कहने की कोशिश करें, लेकिन लोग भी कुछ मान रहे हैं कि आपकी कुछ पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, विधानसभा का चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। उसी को लेकर आप ये जो कभी डीडीसी चेयरपर्सन के खिलाफ बोल दिया या तमाम तरह के ये जो मुद्दे आप उठा रहे हैं इस समय और एक सामाजिक कार्यकर्ता अपने आप को दर्शाने की कोशिश करें, ये सब कुछ अपनी जो राजनीतिक एम्बिशन आपकी है उसको लेकर आप ये कर रहे हैं। आपको जनता से ज़्यादा कुछ भी लेना देना नहीं। देखिए अंशी जी, आपका कहना भी जायज़ है, गलत आप भी नहीं हो, गलत मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल एम्बिशन है, ये क्लियर कट है, ये आप मानते हैं। देखिए, हम युवा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा बताओ। ये जो इतने 70 साल वाले हो गए, इन्होंने भी जाके बैठना है। तो हर कोई समाज में ये एक लॉ ऑफ नेचर आप समझो कि ये एक तरीका है। इलेक्शन लड़ना एक अलग बात है, लेकिन पहले आप काम करके इलेक्शन लड़ो, फिर मज़ा है। यहाँ इलेक्शन आते हैं लोग पार्टी के बेस पे आते हैं, या आते हैं कि कोई अमीर होता है उस बेस पे आते हैं, लेकिन 99% समाज से उठ के कोई नहीं आता है। हम समाज सेवा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें इन लीडरों के पीछे फिरना पड़ता है, इनके आगे भीख मांगनी पड़ती है। तो लानत है ऐसी भीख पे। उसी चीज़ों से दुखी होके क्यों नहीं लड़ेंगे हम इलेक्शन? बताओ, युवा नहीं लड़ेगा तो कौन लड़ेगा? हमारा कोई भाई आके इलेक्शन में कल एक लीडर बनता है, लीडर कोई ऊपर आसमान से तो गिरते नहीं है, हम ही में से निकलते हैं। तो क्लियर कट है कि आप चुनाव लड़ेंगे और इसलिए भी आप ये तमाम जो मुद्दे हैं उठा रहे हैं। देखिए, नहीं, मैं आपको क्लियर कट करता हूँ। मैं जिस दिन आया था मैं आराम से बैठ के खा सकता था, पी सकता था, नौकरी कर सकता था। आज भी मैं अगर कि 10 बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाऊँ ना, इतनी नॉलेज मुझ में है, तो मैं वहाँ से भी अपना सिस्टम सेट कर सकता हूँ। 3 जगह से मुझे अभी तक मेरे आप घर में मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन हो सकता है कि आप विधायक बनने का सपना देख रहे हो, तो उसे पूरा करने के लिए आप ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं। देखिए, विधायक बनना एक अलग इशू होता है। आप काम करो, जनता के ऊपर खरा उतरो, आप ऑटोमेटिकली लोग खुद बोलेंगे कि विधायक बनो। लेकिन सवाल ये है, विधायक से पहले ये सवाल ये खड़े होते हैं, आपने पहले भी विधानसभा का चुनाव लड़ा है, आपको वोट नहीं मिले। सरपंच की आप इलेक्शन लड़े हैं, वहाँ भी आपको वोट नहीं मिले। आप अपने आप को यूथ नेता कहते हैं, लेकिन लोग क्या उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे? आपके किए कार्यों को अगर आपने किए हैं, लोगों की आवाज़ उठाई है, हालांकि पूरी हुई नहीं हुई वो बात है, क्योंकि सरकारें जो हैं वो आप आरोप लगाते हैं कि वो बातें आपकी नहीं मान रही है, वहाँ भी आप हारे हैं, जनता ने आपको नकार दिया। ये आप मानते हैं? अगर आपने शुरू से ही अपने जब आप सेना में थे तब भी जब कार्य आप करते थे तो वो लोग समझ नहीं पाए, या क्या हुआ 2 चुनाव आप लगातार हारे हैं, लेकिन अभी भी आप विधायक बनने का सपना देख रहे हैं? देखिए, मैं जब सरपंच की इलेक्शन लड़ने आया था, मात्र 6 दिन मुझे टाइम मिला था। 6 दिन में मैंने 300 प्लस। नौकरी के दौरान ही आपने ये लड़ी? हमारे यहाँ एक रूल होता है कि आप 2 महीने आके इलेक्शन लड़ सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे ही पेंशन आ रहा था, तो आते आते मैंने उनसे परमिशन ली और इलेक्शन की। मात्र 6 दिन में 300 प्लस वोट लेना एक खाला जी का घर नहीं है। जनता ने कोई नहीं निकाला, जनता ने तैयार किया कि आप फर्स्ट स्टेप पे सीखो, आप अगली बार आपको
लीड लेके जाए, आप काम करो। तो मैं काम कर रहा हूँ। आज की डेट में मैं एक फेस बन चुका हूँ, यूथ का एक फेस हूँ। आप मुझे बताओ, मुझे बमाग से इलेक्शन तो लड़नी नहीं। अगर मैं बमाग में जा रहा हूँ तो क्या ये फेस यूथ का कौन है, ये तो जनता डिसाइड करेगी या फिर यूथ डिसाइड करेगा, आप अपने आप को कहते हैं। लेकिन फिर विधानसभा चुनाव वो भी आप हारे, उसमें आप तो आपको वोट ही नहीं मिले। देखिए, विधानसभा जो इलेक्शन हुए थे उसमें मैंने कंटेस्ट नहीं की थी, तैयारी ज़रूर की थी, लेकिन बीच में अपने बंदों ने बीच में आके कह दिया कि नहीं, अभी आप बच्चे हो, आप अभी सीखो इनसे, आप एक पार्टी पकड़ो। तो फिर हमने उसके साइड कर दी। लेकिन सरपंची इलेक्शन मैंने अपने इंडिपेंडेंट लड़ी है, अपने बलबूते पे मिली है। 300 प्लस वोट लेना, आप यहाँ पे 5-5 वोट मिलते हैं लोगों को, एकदम से आके 300 वोट लेना बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। लोगों ने कोई नहीं नकारा, आज भी लोग प्यार करते हैं। वहाँ मेरा भाई खड़ा था अपना संजीत, वो भी युवा था, मैं भी युवा था। हमारे जनरल सेक्रेटरी खड़े थे जो बीजेपी के, वो भी हार गए, मैं भी हार गया, तो संजीत जीत गया। कहीं ना कहीं युवाओं की जीत हुई, तो मुझे कोई दुख नहीं है। मेरा भाई जीता है वहाँ पे, मैं जीता, वो जीता, चाहे जोगिंदर सरपंच जीते, कोई इशू नहीं है। इलेक्शन आते जाएंगे, होते जाएंगे, लेकिन एक लड़ना, मैदान जंग में लड़ना एक बहुत बड़ी बात होती है। आप कायरों की तरह पीछे भागे भाग जाओगे कि मैं हार जाऊंगा, नहीं, हार कहाँ नहीं होती। जब आपने जर्नलिज्म शुरू की थी अंशी जी, क्या आपने सोचा था कि राशि अपडेट आई इस बुलंदी में पहुँचेगा? कभी सोचा था? आप आज आपके 60,000 1 लाख फॉलोवर्स हो गए हैं। पहले कितने 115 120 से ऊपर नहीं होते थे। तो ये एक प्रक्रिया है, दर ब दर आगे बढ़ती है। हमने सीखी, इलेक्शन अगर लड़ी है तो हमें नॉलेज है। हमें पता है कि अगर मेरे को कोई पेड़ लेने जाना है तो मेरे को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के पास जाना है। अगर मेरे को भेड़ बकरियों को कोई मसला है तो एनिमल हस्बेंड्री के पास जाना है। मेरे को अगर शिक्षा का मसला है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास जाना है। पानी का मसला BHE में जाना है। बिजली का मसला है, इलेक्ट्रिक में जाना है, DC ऑफिस जाना है, DC ADC ACR ये हमें सिविल बंदे को तो पता ही नहीं होते हैं। तो ये प्रमुख मुद्दे थे कि उस बेस पे हमने इलेक्शन लड़ी थी। चलिए, तो अब भाजपा से आप नाराज दिखते हैं और DDC जो चेयरपर्सन थे, कल तक आप उनके साथ दिखते थे, अलग अलग प्रोग्राम में जाते थे उनके साथ और उनकी तारीफ़ करते थे और युवाओं को भी अलग अलग जो उनके मुद्दे हैं वो हल करवाने का आश्वासन देते थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि आप DDC चेयरपर्सन के खिलाफ बोलते हैं, आप भाजपा के खिलाफ हो गए हैं। कुछ साल पहले आपने भाजपा ज्वाइन की थी और अब एक्टिव भी आप दिख रहे थे। ऐसा आखिर क्या हुआ कि आप उन भाजपा के भी खिलाफ हो गए और DDC चेयरपर्सन जिनके साथ लगातार आप दिखते थे उनके भी आप खिलाफ हो गए? क्या ये अपनी जो ज़मीन है वो तैयार करने की कोशिश है कि भाजपा के खिलाफ बोला जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता उनके जरिए चल रही है जम्मू कश्मीर में, और जो DDC चेयरपर्सन है उनके खिलाफ बोला जाए क्योंकि वो सत्ता में है, वो चेयरमैन है। अपनी ज़मीन तैयार की जाए और डिलिमिटेशन का प्रोसेस तो चल ही रहा है और सीट में भी बदलाव हो सकता है आपकी। तो कहीं ना कहीं पूरी रणनीति के तहत रोमेल सिंह जी ये पूरी स्ट्रैटेजी बनाकर काम कर रहे हैं। देखिए अंशी जी, आप जो बोल रहे हैं, आप अपने माइंड से बोल रहे हैं। हर एक इंसान की अपनी अलग थिंकिंग होती है। मैं समझ सकता हूँ जो बात आप कह रहे हो, लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताइए, इसमें पावर में कौन है? पार्टी है। DDC आपकी भी पार्टी हमारी थी। DDC चेयरमैन किसके थे? हमारे ही थे। रोमेल सिंह ने अगर कोई अपना व्यक्तिगत फ़ायदा लेना होता ना तो रोमेल सिंह वहाँ पे चुपचाप बैठता ना, रोमेल सिंह को सब कुछ मिलना था। ठीक है, लेकिन आप बड़े फायदे की ओर जा रहे हैं। चुनाव लड़ना है आपने, शायद उसलिए आप ये ग्राउंड तैयार करने की, बोल के लोगों के बीच में आपकी वो सरकार के खिलाफ जो एक छवि बने, आप अपोजिशन के नेता बने, फिर आप वोट लेने लोगों के पास जाएं और ये बताएं कि आपने मुद्दे उठाए थे। मेरी नाराज़गी पार्टी से नहीं है। मैं आज भी मोदी भक्त हूँ, अमित शाह जी का, मैं योगी आदित्यनाथ जी का फ़ैन हूँ, और सबसे बड़ा मैं संगठन में हूँ, RSS में हूँ। क्योंकि RSS और एक सैनिक ना सेम होते हैं, वो देश के लिए बलिदान देते हैं। ये राजनेता कोई ना समाज सेवक आते हैं ना ये देशभक्तों में आते हैं। RSS के आप बंदों को देखोगे ना, हम जाते हैं, भ्रमण करते हैं पूरे इंडिया में, फटी हुई जूती चप्पल डाली थी, कुर्ते के पजामे में अपना निकालते हैं। वो इलेक्शन कंटेस्ट तो नहीं करते, लेकिन करवाते हैं ना। क्यों करवाते हैं? नहीं, ये जो आप नेताओं के नाम ले रहे हैं, ये भी तो RSS के कार्यकर्ता स्वयं सेवक रहे हैं। ये RSS तो ये पॉलिटिक्स में तो आए, ये सरकारों में तो आए। अभी भी जो RSS के बहुत सारे स्वयं सेवक जो थे वो अब पॉलिटिक्स में हैं और मंत्री हैं। सरकार में तो बहुत मंत्री ऐसे जो RSS से जुड़े रहे, तो वो तो आते हैं। आप कह रहे हैं नहीं आते। देखिए, अगर आप देखिए संघ से इंसान आ रहा है तो क्या उनको, जब वो संघ में काम कर रहे थे, क्या वो ढोंग कर रहे थे? लेकिन कहीं ना कहीं संघ को लगा कि ये इंसान है, देश की भलाई कर सकता है। माननीय मोदी जी देश की भलाई कर सकते हैं। देश को जो आंतरिक जो दुश्मनों ने खोखला किया था उसको उजागर बाहर निकाल सकते हैं। तो वो भी तो संगठन में थे। क्या उन्होंने कभी, क्या पॉलिटिकल एम्बिशंस थी? क्या RSS में वो आए तो क्या मोदी जी अगर RSS में आए थे तो क्या उन्होंने अपनी पॉलिटिकल एम्बिशन पूरी करनी थी या उनकी एक वो थी? नहीं, ऐसा नहीं होता है अंशी जी। हर एक इंसान में क्वालिटी होती है। ठीक है, आज की डेट में पॉलिटिक्स
में आना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हम अपनी बात नहीं रख सकते हैं। इन द एंड लास्ट हमें इन्हीं के पाँव पकड़ने पड़ते हैं, इन्हीं के थ्रू सारा सिस्टम होता है। एक एमएलए अपने एरिया का राजा होता है। मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ, मैं टूरिज्म में मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की, मैं जो मर्जी कर लूँ, इन द एंड एमएलए ही लास्ट में, और आज मौजूदा समय में डीडीसी हैं। उन्होंने तो कुछ करना नहीं है, हम कुछ करेंगे, उनके पाँव पकड़ेंगे, उन्होंने रिजाइड कर देना है, हमारी मेहनत मिट्टी में गई, कितने बैकफुट में हम आए, तो क्यों नहीं लड़ें। अगर हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं, हम लिखते हैं, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ जो मिलना है राजनीति से ही मिलना है। यहीं पे सिस्टम देखो ना, राजनीति तो है। अब अगर आप देखो कि एडमिनिस्ट्रेशन पे किसका कंट्रोल है, मोदी जी क्या है, पार्टी है ना एक, वो कंट्रोल कर रहे हैं। लोगों पे कौन कंट्रोल कर रहा है, पार्टी कर रहे हैं। आप सुप्रीम जो है पार्लियामेंट है या फिर असेंबली है, कुछ नहीं है ही पॉलिटिक्स। सबसे बड़ी मैं कह रहा हूँ कि जिसकी गवर्नमेंट है ना, देश की दशा दिशा जो होगी वो राजनीति से तय होगी। है ही, सरकारें तय करती हैं कि देश की क्या है। वो टाइम चले कि जब राजा महाराजा करते थे तब भी पॉलिटिक्स होती थी, लेकिन तब ये होता था कि जिसका वर्चस्व होता था, जो राजा महाराजा था, वो अपने तरीके से चलाता था। लेकिन आज सरकारें अपनी मर्जी से चलाती हैं। सरकार है तो देश है, सरकार नहीं है तो देश नहीं है, ये क्लियर कट है। तो अब लगातार विरोध करते रहेंगे आप, या फिर भाजपा से आपका अभी भी लगाव है? देखिए, मैं पर्सनली तौर पे मैं कहता हूँ कि जो हमारे चेयरमैन सर बहुत वेल एजुकेटेड थे, उनसे मैं जिस दिन मिला था, मैंने उनसे एक ही बात बोली थी, भैया आप डीडीसी चेयरमैन हो, इसलिए नहीं हम आपके पास आ रहे हैं। क्या क्या आपकी ऑब्जेक्शन क्या थी उनसे, पर्टिकुलर बताएं पूरा पॉइंट आउट करके कि क्या किन मुद्दों पर आपकी उनसे ऑब्जेक्शन है जो कि आपको लगता है कि नाराज़गी का कारण बनी? देखिए, किसी इंसान को अगर कोई कमिटमेंट करनी हो ना, अगर वो आप पूरा नहीं कर सकते हो ना, खासकर जो हॉनेस्ट बंदा होता है, जिससे उम्मीदें होती हैं, तो वो चीज़ों में खरा नहीं उतरे ना, या तो उसे वो कमिटमेंट करनी नहीं चाहिए। उन्होंने कमिटमेंट की थी कि मैं आपका मसला सॉल्व करूँगा। हमें वो उस चीज़ का दुख है, कहीं ना कहीं मैं टारगेट हो गया। कौन कौन से मसले? युवाओं के रेलवे का सबसे बड़ा हमारा मैं जब यहाँ पे आया, यूथ ने बोला भैया हमें टूरिज्म, स्पोर्ट्स, एजुकेशन कुछ नहीं चाहिए, हमें बड़ा नौकरियाँ दिलाओ रेलवे में। अगर आप दिला सकते हो, आप चेयरमैन सर के साथ रहते हो, वो अच्छे हैं, हॉनेस्ट हैं, क्या पता उनकी बात सुनी जाए। तो मैंने भी भैया के आगे यही सिस्टम रखा था, भैया ये मसला है। उन्होंने कहा मैं करूँगा, क्योंकि मुझे ना किसी का लालच है। मैं अपना सब कुछ छोड़ के, नौकरी बारी छोड़ के जो इंसान आया ना, उसको किसी चीज़ का लालच नहीं है। ये बात कब कही थी, चुनाव से पहले? नहीं, अभी लेटेस्ट जब हम थे, क्योंकि उन्होंने बोला आप अच्छे हो, एजुकेटेड हो, यूथ को रिप्रेजेंट करते हो, आप सही गाइडलाइंस मैं आपको दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको गलत कोई बंदे ऐसा नहीं हो कि अपने साथ लेके गलत कर रहे, क्योंकि आप जोशीले हो। तो मैं उस स्तर पे उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। जोश अब उनके खिलाफ आ रहा है? देखिए, खिलाफ नहीं है, आप अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हो, तो वो मेरा एक परम अधिकार है आपको जगाना कि आप सर, आप अपने कर्तव्य से बाहर गए हो, आपकी वजह से आपका भाई भी टारगेट हो गया है। तो अगर आप टस के हिम्मत से बैठे रहोगे ना, तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा। तो जागे हैं या अभी और जगाने की? देखिए, उन्होंने इंटरव्यू दिया था, मुझे भी खुशी है, एटलीस्ट उन्होंने कहा कि सॉल्व हो जाएगा मसला, लेकिन ये इतनी देरी लग रही है, तो वो चीज़ गलत है। आपको ये तो कहीं एहसास हुआ आपको कि आपने थोड़ी जल्दी कर दी, अभी थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए था, समय कम दिया आपने, और थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए था? अगर उसके बाद मुद्दे हल नहीं होते तो फिर आप इस तरह की बातें करते? मेरे को सबसे ज़्यादा दुख हुआ जब मैं सरपंच पंचेस की हालत देखी ना। देखो, 3 टायर गवर्नमेंट थी, हमारे डीडीसी चेयरमैन सर ना, उसके एक सुप्रीम है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनके रहते हमारे सरपंच रोडों पे मतलब कि बेहोश हो रहे हैं। और मुझे बड़ा दुख हुआ कि उन्होंने कहा कि मुझे इनवाइट नहीं किया गया। हाँ, शराब सिंह जी ने ये कहा कि मुझे इनवाइट, क्या आप ये कह रहे हैं कि उन्हें खुद आना चाहिए था? जब आपका भाई वहाँ पे था, सोशल मीडिया सब देखते हैं, या आप ये जो टेलीकास्ट कर रहे हो, आप कहीं पाकिस्तान जाके करते हो कि यहाँ पे आपने रिकॉर्डिंग की तो ये पाकिस्तान में इंडिया में बंद हो गया। वो दुख है मुझे उनसे। लेकिन उन्हें ये लगा होगा ना कि उन्हें बताया नहीं गया, तो शायद नहीं चाहते हो सरपंचेस की वो आए। अगर बुलाते तो उन्होंने कहा कि वो जरूर आते, क्यों नहीं आते? क्यों नहीं कहा, सभी ने कहा, सरपंच डीडीसी से मिले, बीडीसी से मिले, उन्होंने कहा कि उन्होंने तो इस बात को नकारा कि एक मैसेज तक नहीं किया। चलो, वो उन्होंने नहीं कहा होगा, लेकिन मैं पर्सनली मैं कह रहा हूँ ना, मैं उनके साथ रहता था ना, कहीं ना कहीं मुझे एक लगाव था कि उनका भाई, कल उनको कोई प्रॉब्लम आएगी, मैं छुपा हूँगा कि मेरे को तो बताया नहीं डीडीसी सर ने कि मेरे साथ ऐसा हो गया। हम उनके लिए जान दे सकते थे,
यूथ उनके लिए आज भी जान दे देता है। मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं या रंजिश नहीं, उन्होंने बमांग से इलेक्शन लड़नी है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी अलग है, मेरे को वो नहीं, मैं वो एक आपने अपनी कंस्टिट्यूंसी से इलेक्शन हमारी अपनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे क्यों, अगर विधानसभा की इलेक्शन लड़नी है? मैं कह रहा हूँ कि अभी नहीं लड़ूंगा, अभी तो मेरे को सिस्टम में देखूंगा। अगर जनता लोग कहेंगे कि देखो हमारे पास सिस्टम है, आज की डेट में मैं आपको बता देता हूँ कि यूथ को जो पॉलिसी देनी है ना, वो एक ओल्ड वंस हमारे आदर्श हैं, लेकिन वो पॉलिसीज़ नहीं दे सकते। क्योंकि आपको आज की डेट में सबसे पहले आप देखो हमारे जम्मू कश्मीर में, आप मानो नहीं मानो, टूरिज़्म सेक्टर में क्यों इस चीज़ पे जोर देता हूँ, हमारे पास रेवेन्यू जनरेट करने का एकमात्र माध्यम है टूरिज़्म है। आप इस चीज़ को मानते हो नहीं मानते हो? और ये जम्मू कश्मीर में जो सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है वो टूरिज्म है। जब टूरिज़्म प्रमोट होगा, आप मुझे बताओ, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर है नहीं, इंडस्ट्री है ही नहीं, कहाँ ये रेलवे 3-4 साल बाद चले जाने, तो आप मुझे बताओ यहाँ पे कुक्कू भी नहीं बोल रहे हैं, जो कुक्कू होते हैं ना, जो रोजगार मिला है वो भी बेरोजगार खत्म हो गया, हमारे बेरोजगार कहाँ जाएंगे? लेकिन हम प्लानिंग करते हैं, प्रोजेक्ट बोर्ड तैयार करते हैं, बैठते हैं, आपको एक काबिल बंदा मिलेगा जो खुद, जहाँ मैं किसी का सहारा लूँगा, इनमें से कोई एमएलए जीतेगा नहीं, इनको मैं पूछूंगा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके बताओ, आप बड़ी बड़ी बातें करते हो ना, डींगे हाँकते हो कि हमने ये किया, बैठो मेरे पास, मेरे बराबर कोई लिख के दिखाए ना, मैं कह रहा हूँ कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, बैठो वर्डिंग लिखो, इंग्लिश मेरे बराबर कोई लिख के दिखाए, मुझे फ़क्र है, मुझे नॉलेज है, मैं केवी स्कूल में पढ़ के आया हूँ, आज भी मुझे उन टीचरों पे गर्व है जिनकी वजह से मैं फिर दूसरी स्पोर्ट्स क्राइटेरिया एक ऐसा सिस्टम है हरियाणा में। आज ओलंपिक्स में आपको पता है 60% हरियाणा के बच्चे खेल रहे हैं, क्या वो इतने हार्ड ट्रेन जितना हमारा है पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, उनको ट्रेनिंग तो बचपन से मिल जाती है, इनको ट्रेनिंग कौन सी मिल रही है? कुछ भी नहीं मिल रहा ना, वो पैदल चलने की पहाड़ों फिर में थोड़ा इन लोगों में हर चीज़ है, इनको पॉलिशिंग करने की ज़रूरत है, उसके लिए हमें सिस्टम बनाना है। जब मैं ये सिस्टम रख रहा हूँ, ठीक है, स्पोर्ट्स आ गया, एजुकेशन सेक्टर क्यों वीक है हमारा? सरकारी स्कूल में आप मुझे बताओ, मेरे 7 बच्चे पढ़ते थे, MSc करके टीचर लगे हैं, लेकिन ठप्प गोल है, क्यों? क्योंकि हमारे जो टीचर्स हैं इनको कोई पूछता ही नहीं है, इनके साथ बैठता नहीं है, इनके साथ मीटिंग्स नहीं करता। ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर ट्रेनिंग लगातार चलती है टीचर्स की, आप ये बातें कैसे कह सकते हैं? ट्रेनिंग एक अलग इशू है। क्या कोई एमएलए आज तक किसी टीचर के साथ बैठा कि सर आपको क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं मेरे इलाके की ये एजुकेशन पॉलिसी के, आपको क्या चाहिए मुझे बताओ? रिजल्ट कम आ रहा है। इंटर स्कूल कंपटीशन हो रहे हैं सर, मुझे बताओ कौन से स्कूल में इंटर स्कूल कंपटीशन? हम केवी स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ पे अशोका, रमन, टैगोर ये हाउसेज होते थे, यहाँ हाउसेज तो छोड़ो, यहाँ पे तो सिस्टम ही नहीं है। सबसे पढ़े लिखे मेरे भाई हैं, मैं बोल रहा हूँ, अगर एजुकेशन सेक्टर मुझे अच्छा करना होगा ना, मैं जितने टीचर रियासी में इंटेलिजेंट बच्चे हैं ना, मैं इनको बिठाऊंगा साथ में, इनकी रिक्वेस्ट करूंगा, सर आप बताओ क्या आपको पॉलिसी, अगर मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। ये जो एमएलए बने ये खुदा है, ये नहीं चाहिए, इनका फ़र्ज़ नहीं बनता था कि मैं लाऊं इनसे ज्ञान लूं। टीचर एक शिक्षक क्या होता है, एक मोमबत्ती के समान जो खुद जलकर प्रकाश देता है, तो हमारे शिक्षकों की अवहेलना की गई। तो तीसरी बात थी एजुकेशन। चौथा डेवलपमेंट, आप मुझे बताओ सबसे पहले डेवलपमेंट रोड कनेक्टिविटी होती ही नहीं होती है, कहाँ है रोड जिन लीडरों ने ना अपने, अभी तो समय कम हुआ ना, ये सारे आरोप आप डीडीसी चेयरपर्सन पर ही लगाएंगे? आप गलत कर रहे हो, मैं उनके नहीं, वो तो अभी आए, जो इनसे पहले लीडर लाए उन्होंने कुछ किया ही नहीं है रियासी का बेड़ा। हमें एक उम्मीद थी, देखो जिस बंदे से उम्मीद होती है ना, ये नहीं कि मैं डीडीसी चेयरपर्सन से डर के बोल रहा हूँ या उनका भाई हूँ, वो एक सबसे इंटेलिजेंट अफसर थे। आप फाइनेंस में रहे, आप हर जगह सेक्टर में रहे, आप एक मतलब कि एक इतनी गेस्टेड डायरेक्टर पोस्ट से आए, कहीं ना कहीं हमें बहुत सी उम्मीदें थी आपसे कि आप खरे उतरोगे, लेकिन आप खरे उतरे या ना उतरे ये तो अब सामने दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने थोड़ी सी भैया डील कर दी, जिसकी वजह से हमें दुख हुआ। यूथ को आज भी आपसे बहुत उम्मीद है। मैं ये नहीं कर रहा कि मैं उनके वो कह रहे थे कि मैंने किसी को आज तक नहीं कहा कि मेरी तारीफ़ करो, ना मैं अब कह रहा हूँ कि मेरी मुकाबलत करो। भाई तारीफ़ रुमेल सिंह करता है। अंशी जी आपका भी मैंने कभी स्टेटस डाला होगा, आपने देखा होगा फेसबुक में, हर बच्चियों की डालता हूँ जो 10th में अच्छे नंबर लेते हैं। जब कोई काम अच्छा करता है ना तो हर कोई उसकी तारीफ़ करता है, लेकिन जब इंसान का वो लेवल थोड़ा नीचे आता है ना, तो भाई आपको फेस करना पड़ेगा। ऐसी क्या बातचीत हुई थी अंतिम बार आपकी उनसे जो आप इतना नाराज़ हो गए? मेरी उनसे यही बात थी, मैंने कहा भैया ये रेलवे का मसला सॉल्व करो। यूथ फ़ोन करता है, मुझे तंग करता है, रोते हैं आके। उनके ऑफिस में भी यूथ आते हैं और हर टाइम मतलब कहीं ना कहीं एक माहौल बन गया था। मैं भी नहीं चाहता कि उनकी इमेज ख़राब हो या मेरी हो। कहीं ना कहीं लोग ऐसी बातें करने लगे थे, ये रेलवे से मिल गए हैं, रुमेल सिंह पैसा खा रहा है। किसी ने कहा नहीं, लेकिन मुझे उठा रहे हैं और फिर कहीं आज तक रुमेल सिंह किसी
कंपनी के बाहर नहीं गया वो, किसी कोई माइक। सबसे ज़्यादा चिंता जो इसी बात की आपको थी कि इस तरह के आरोप आप मैं पे कह रहा हूँ मुझे अपनी में इतनी प्यारी है ना, मैं वो इंसान हूँ। हमने जोगराम मेंगी जी जो अपनी पेंशन से यहाँ पे समाज सेवा करते हैं, हम उनको अपना आदर्श मानते हैं। हम भी अपनी पेंशन से यूथ के लिए सिस्टम कर रहे हैं, टूरिज़्म को ला रहे हैं। हम कोई करोड़पति नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक अच्छी इमेज हो, ईमानदारी हो। अगर डिस्ट्रिक्ट रियासी में सर्विसिंग भी सबसे इंटेलिजेंट होंगे ना, रुमेल सिंह हॉनेस्टी में दूसरे जोगराम मेंगी के बाद दूसरे या तीसरे नंबर पे होगा। किसी से आपको पूछ के लेना, आज तक हमने किसी गरीब का हक नहीं खाया अपनी जेब से। ये जो मुझे थोड़ा सा इस पे आपत्ति जरूर होगी कि आप अपने आप को खुद ही ये नंबर दे देते हैं, आप तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर, ये तो जनता डिसाइड करेगी ना कौन कितने नंबर पे या फिर कौन कितना कर रहा है। आप खुद ही नंबर दे देते हैं, आप खुद ही अपने आप को यूथ नेता कह देते हैं। अभी तक ऐसा कोई ज़्यादा समर्थन यूथ का आपके साथ नहीं दिखा है। हालांकि अभी कोविड भी है, वो शायद आपने खुद नहीं दिखाया हो, लेकिन ये जो खुद ही अपने आप का आंकलन कर लेना और अपने आप को बड़ा दिखाना, ये कहीं आपको नहीं लगता कि ये गलत होता है, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है? नहीं, ज़्यादा क्यों होता है? आप हॉनेस्ट हो तो हॉनेस्ट हो, सबको दिखाओ ना कि आप हॉनेस्ट हो। मैं हॉनेस्ट हूँ तो मेरा दिल कहता है ना, ईमानदारी के प्रचार करना चाहिए। आप क्यों नहीं करना चाहिए? हम वो काम कर रहे हैं ईमानदारी का। आप ईमानदार हो तो तभी आपको फेस कर रहा हूँ। मैं चोर होता तो आपके सामने आते हैं। जो आप प्रश्न मुझसे कर रहे हो ना, लीडरों से करना, अभी तक आपका माइक खिला के साइड कर देंगे वो, क्योंकि क्षमता है हमें, हमने धैर्य है हमने प्रभु श्री राम जी का धैर्य देखा है, उससे प्रभावित होकर हम हर चीज़ कर रहे हैं। ईमानदारी हमारे कण कण में बस ये है, क्योंकि मैं अगर किसी को कह रहा हूँ मैं ईमानदार, मैं तो हूँ। मैं अगर फ़ायदा लेना होता है ना, जिससे ये नंबरिंग दे देना कि उनके बाद आप आते हैं, ये आपको लगता है सही है? क्योंकि और भी बहुत से लोग होंगे जो आप नहीं जानते होंगे, कि मिसाल दे रहा हूँ, मीडिया में नहीं आते होंगे, नहीं आते होंगे, वो अलग बात है। जोगराम मेंगी जी, मैं उनके लिए क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हम देखते हैं ना उनको, ईमानदारी की मिसाल। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनके बाद आप तीसरे नंबर पे मैं उनका एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो सबसे ईमानदार हैं, तो हम भी उनकी लाइन पे चल रहे हैं, तो हमारा भी नंबर उतर है। हमें रुमेल सिंह को बेईमानी करना नहीं आती, ना हमें सियासत आती है, ना हमें पैसा कमाना आता है। हम यूथ के मुद्दे उठाते हैं क्योंकि हमें यूथ से प्यार है। हम उस अकेडमी में होते थे जहाँ 17 साल से लेकर 21 साल के बच्चे ट्रेनिंग करते थे, AIPT पूना। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, कितने साल आपने सेना में नौकरी की है और कहाँ कहाँ पर आप रहे हैं और क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है आपका एज एक जवान होते हुए? देखिए, मैं 15 साल नौकरी की है। मैंने AIPT से फिज़िकल ट्रेनिंग कोर्स AIVC फर्स्ट किया हुआ है। कमांडो से मैंने बेलगाम से कमांडो की हुई है। बेसिक माउंटेनिंग मैंने की हुई है। स्कूबा डाइविंग मैंने की हुई है। NBC न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल। जवान रहते हुए ही आपने ये तमाम चीज़ें, मैंने ये कोर्स किए हुए हैं। मैं क्योंकि लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी मिली है आपको, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था मैं सेना में जाऊँगा, क्योंकि मैं KV स्कूल में पढ़ता था। KV स्कूल से मैक्सिमम 99% बच्चे कोई आर्मी में नहीं गए होंगे, क्योंकि कोई इंजीनियर बना होगा, कोई डॉक्टर बना होगा। उस टाइम जोश था, हम देखते थे। हम जब हमारी वो स्काउट एंड गाइड्स होती थी, हम कैंप्स करते थे, तब मैं प्रभावित हुआ कि यार ये सेना में जाना चाहिए। जब हम उधमपुर में कैंपिंग के लिए जाते थे, कैंप्स के लिए, तो एक जज्बा आया। नहीं तो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं फ़ौज में जाऊँगा। उस माहौल में ज्योतिपुरम का एक जो उस टाइम का माहौल था, आपने भी सुना होगा, वन ऑफ द बेस्ट मतलब सोसाइटी थी, जहाँ सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहते थे। ईद होती थी, हम अपने मुसलमान भाइयों के पास जाते थे, दिवाली होती वो आते थे। उन चीज़ों से प्रभावित हुआ। सेना में गया, एक ही जैसी वर्दी थी, एक ही खाना था। वहाँ शेर और बकरी एक जगह पानी पीते थे, वहाँ कास्ट सिस्टम नहीं था। लेकिन ये अब यहाँ सोसाइटी में है, यहाँ तो पूरा टोटल सिस्टम ख़राब था। यहाँ तो सारा सिस्टम ही कास्ट बेस पे है, राजनीति यहाँ पे, एक दूसरे के खून के प्यासे लोग हैं। तो कहीं ना कहीं सोचा कि सिस्टम को थोड़ा चेंज करेंगे, मेहनत करेंगे। चेंजिंग की, लेकिन बीच में देखा कि यहाँ तो बंदे हमारे पीछे पड़ गए कि इसको कैसे फंसाएं, ये एक अच्छा कर रहा है, इसको रगड़ते हैं, थोड़ा फंसाते हैं जी, यहाँ करते हैं कि। लेकिन रुमेल सिंह, उस महादेव जी की कृपा थी ना, रुमेल सिंह नहीं फंसा। क्यों? ईमानदारी रखी। सरसिंह भाई के साथ चले, उन्होंने ईमानदारी सिखाई। आज चलो दुख होगा मैं अगर हम अलग हो गए। अच्छा, प्रेरित भी हैं उनसे? प्रेरित यार, मैं कह रहा हूँ कि आज भी उनसे प्रेरित हूँ। भाई हैं हमारे बड़े, उनसे मेरी कोई दुश्मनी थोड़ा ना है। लेकिन ये होता है कि जब आपको किसी इंसान से इतनी ज़्यादा उम्मीदें होती हैं ना, जब वो थोड़े से ढील पड़ते हैं ना, तो दुख होता है। और आप टारगेट हो जाएं, वो मौन रहें, तो कहीं ना कहीं दिल में एक मलाल सा रह जाता है कि यार जिस इंसान के लिए हम सब कुछ छोड़ बार के, इवन कि वो हमें अपने मतलब इतना प्यार करते थे, हाथों से रोटी खिलाई उन्होंने। हम भी मतलब मजाक कहीं पर कहीं लेके जाते थे, वहाँ चलो इधर चलो, काफ़ी प्यार करते थे। बहुत उम्मीदें थी उनसे। कहीं ना कहीं मैं टारगेट हो गया। आप भी कहीं कभी मुझसे जुड़ रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि इनका शायद सरसिंह भाई के साथ रहते हैं, हमारे कुछ मुद्दे हल हों। बहुत से लोग
तो मैं उनको यही कहता था कि जो मसला सॉल्व होने वाला है मैं आपकी बात रख सकता हूँ। आप बोलोगे कि मुझे ये व्यक्तिगत फ़ायदा लेना, तो वो मैं नहीं कर सकता। भैया ने क्लियर कट बोला था कि मेरे पास कोई ऐसा मसला मत लेके आना जिसमें किसी का प्रॉफिट हो। यूथ का मसला है, यूथ आधी रात को बोलेगा मैं दूंगा, लेकिन वो उस कर्तव्य से विमुख हो गए, जिस वजह से मुझे थोड़ा सा होता है यार, इंसान जब मेहनत करता है ना। आप मेरी शक्ल देख रहे हो आज, मैं भी शेव करके ऐनक डाल के फैमिली के साथ घूम सकता हूँ। 9 महीनों के कुत्ते की तरह, कुत्ते मतलब ये देखो क्या आदत है। आपके लीडर ना कोई कोरोना में निकला बाहर, हम आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी दिखे खाना बांटते, हम आपको यूथ की लड़ाई लड़ते दिखे, टूरिज्म सेक्टर में दिखे, माइनिंग में हम लड़े, IPHE वालों ने बुलाया। आप बोलते यूथ का लीडर, अगर मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके सामने बुलाया ना उन्होंने, माइनिंग में बुलाया, तो हमें लीडरशिप क्वालिटी है, कोई सच्चाई है। तो लोग बोल रहे हैं यूथ का लीडर, मैं अपने से नहीं कह रहा मैं यूथ का लीडर हूँ, लेकिन मुझे यूथ से प्यार है। किसी के कहने या ना कहने से मैं कुछ नहीं बनूंगा। यूथ, मैं लीडर अपनी तरफ से बोलूँगा कि मैं यूथ से प्यार करता हूँ। यूथ मेरी रग रग में है, यूथ के लिए मैं जान दे सकता हूँ, उनके लिए अच्छी पॉलिसीज़ ला सकता हूँ। यूथ को जहाँ मुझसे हेल्प चाहिए होगी मैं पूरी हेल्प करूँगा। लेकिन अगर चुनाव लड़ेंगे तो वोट तो सबके चाहिए होंगे, सिर्फ यूथ के वोटों से तो काम नहीं देखिए चलेगा। अभी हमारे पास, मेरी उम्र अभी 34 ईयर्स हुई है, बच्चे हम 10 साल भी हम रुकेंगे ना उस टाइम। पॉलिटिक्स में क्योंकि प्रधानमंत्री भी जब वहाँ पे मंत्री जो बनते हैं 60 से ऊपर के ज़्यादा होते हैं या 50 के ऊपर के होते हैं, तो पॉलिटिक्स में आप कह सकते हैं कि आप भी, आपके पास काफ़ी वक्त है। बहुत वक्त है, अगर जनता ने चाहा तो, अगर उनको लगता है कि ये बच्चा उनके काम आ सकता है। हमने वो दौर देखा है जब हम रड नाले से पैदल जाके नारकोट प्राणकोट की वो दौर देखा है। एक ही कच्चे मकानों में लोग सोते थे, नीचे खटमल चलते थे रातों को, वो दर्द हमें एहसास है। जो मलमल के बिस्तरों में काम आएगा राजनीति में, राजनीति में काम नहीं आएगा। ये दर्द जो है ये महसूस अगर आप करेंगे तो जनता की समस्याएं समझ पाएंगे, याद रखेंगे। अगर बिल्कुल, जब तक आप वो चीज़ फेस नहीं करोगे ना, आप किसी की प्रॉब्लम समझ नहीं सकते। अब रियासी के जो सिटी में, जम्मू सिटी का बंदा है, उसे क्या पता नारकोट के बंदे को क्या प्रॉब्लम है। वो 2 दिन जाएगा, जब उसको वहाँ पे वो कीड़े होते हैं, मैं आपको बताऊंगा ना, पत्ते डाल के लोग सोते हैं, वो लकड़ी सी काटते। उन लोगों ने ना मिलिटेंसी के दौर में, मैंने वो दौर देखा है, किले डाल के दरवाजे 5 बजे बंद हो जाते थे। वो जो डर सन्नाहट मैंने देखी है, पेड़ से गिर के बंदे गिरते थे, मैंने अपने यहाँ पे पीठ में लाके रट बोले तक मेरे को याद है। हमने एक और लेडीज़ थी, नारकोट से हम आए थे, उसको लेते रट पुल में उसकी डेथ हो गई, क्योंकि ना रोड कनेक्टिविटी थी। मैं कह रहा हूँ कि वो लोग ना आज हम 21वीं शताब्दी में पता नहीं कहाँ पहुँच गए हैं। वो लोग जो ऊपर पहाड़ी एरिया ना, गुलाबगढ़ हो गया, वो लोग आदि मानव का जीवन आज भी जी रहे हैं। उन्हीं के लीडर्स थे, उन्हीं की कास्ट के, पर उनका बेड़ा कर दिया हम। चलिए कास्ट की बात नहीं करेंगे। अब विधानसभा चुनाव इस बार आपने सोच लिया है कि लड़ना है, या फिर अभी थोड़ा इंतज़ार करेंगे, राजनीति समीकरण जो हैं क्या बनते बिगड़ते हैं वो देखेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे? देखिए इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, जनता जो बोलेगी, जनता का फैसला। हमने देखा कि कुछ जो सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने जो अपने नेताओं के या फिर अलग अलग जो नेता हैं अलग अलग पार्टियों के, उनके पोस्ट किए हुए हैं, उसमें आपका भी चेहरा कुछ स्थानों पर हमने देखा है। खुशी हुई देखकर? बिल्कुल खुशी हुई, क्योंकि अगर लोग चाहते हैं, सीनियर नेता अलग अलग पार्टियों के, उनके साथ आपका फोटो डाला गया। मैं कह रहा हूँ ये तो यूथ की जीत है। आज तक हमने कभी यूथ का कंपैरिजन हुआ देखते? आज अगर मतलब आपको जोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं यूथ को आपसे उम्मीद है। प्लांटेड तो नहीं है, आपके कहने पर तो नहीं डाला गया? मेरे कहने पे क्योंकि उनको कौन डालेगा? जब आप मुझे बताओ, हमें क्या जरूरत है किसी को कहने की हमारा फोटो डालो? तो ये एक कहीं ना कहीं उनको लगा होगा कि फेस है, तो ठीक है, अच्छी बात है, हम भी उसमें आए। तो कल अगर भगवान की दया, इसमें जो कमेंट्स आए हैं वो देखे होंगे और बड़े ध्यान से देखे होंगे, क्या कमेंट्स हैं आपके लिए, क्या कमेंट्स हैं? देखिए मेरे को खुद ताज्जुब हुआ कि 50% जो वहाँ के जिन्होंने कमेंट्स किए मेरे फेवर में किए। ये 50% क्या कमेंट्स को आपने काउंट किया? मैं नहीं, मुझे किसी ने फ़ोन किया कि आप भी अब रेस में आ गए हो, आपका 50, और वो बड़े ही खास थे वो दूसरे बंदे के। तो मैंने कहा सर मेरे से ये बड़े हैं, इनकी काफ़ी। कौन था जो आपने देखे, किन किन का चेहरा था जिनके साथ आपका फोटो? देखिए पहले नंबर पे कुलदीप राय दुबे जी थे, दूसरे नंबर में शायद केवल सिंह थे, या फिर नहीं कावला सिंह जी थे, तीसरे नंबर पे केवल सिंह थे, चौथे पे मेरा नाम डाला था। और ये रियासी अपडेट्स का फ़ोटो था जो शायद हमने, नहीं आपके फ़ोटो में आपका जो मेरा, हाँ रियासी, तो उसमें देख रहा था मैं। तो चलो वो सीनियर लीडर्स हैं, कुलदीप राय जी बहुत अच्छे इंसान हैं, वो दयावान है, पैसे की वो कभी परवाह नहीं करते, गरीब बंदों को वैसे दान कर देते हैं। कावला सिंह जी का भी उन्होंने पिछली बार वोट भी दिया था उनको, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी वोट मिला, 17,000 वोट दिया, बहुत वोट दिया उनको। उनकी जो कैपेबिलिटी थी उससे थोड़ा कम दिया, क्योंकि वो 20,000 प्लस करने वाले बंदे थे, जितना वो दान करते हैं और वो करते हैं। लेकिन एक है कि एक ही चीज़ है कि जो हम यूथ चाहते हैं ना, वो कुलदीप राय दुबे जी नहीं समझ पाए। क्या पता वो सोचते हैं कि बच्चे हैं, हम इनको नहीं जोड़ने, कि बच्चे जो आज के बच्चे हैं ना,
वो बड़ी दूर अब पहुँची है। आप उन्हीं का पत्ता काटने की तैयारी? नहीं, मैं ऐसी कोई बात नहीं है, वो लड़े इलेक्शन, वो हमारे बड़े पिता समान है, लेकिन राजनीति में कोई किसी के वो नहीं होता। ये सब होता है लोगों का जनमत होता है। लोग चाहते हैं कि हाँ, हमारे अनाज के लोग चाहते हैं कि डेवलपमेंट, तो हमारे पास वो एजेंडा है। तो कहीं ना कहीं उनको लगा होगा कि ये लड़का शायद डिज़र्व करता है, तो उन्होंने हम आज मतलब हम यूथ को उनके साथ जोड़ रहे हैं। मैं अपनी उनके साथ बराबरी नहीं कर सकता, वो महान है, केवल जी महान है, कावला सिंह जी उनसे महान है, और मंगू शाह जी तो सबसे महान है। तो लेकिन बीच में चौथे नंबर आप पर सभी के समर्थक हैं? मैं उनकी इज्जत करता हूँ, क्योंकि वो मुझसे बड़े हैं। समर्थक कोई किसी का नहीं होता है। राजनीति में तो सगा भाई भाई का बैरी है। जब ग्राउंड में कूदेंगे तो फिर तो आप कुछ और बात करते हैं ना, आप बैरी वाली बात आप नहीं करते। मैं नहीं करता, क्योंकि मेरे संस्कार ऐसे हैं कि कुलदीप राजू जी के बाद मैं घर में जाता हूँ खाना। लेकिन जब चुनाव अगर आप उतरते हैं तो फिर आप तो प्रचार करेंगे ना, और लोगों के खिलाफ भी, और बताएंगे कि उन्होंने आज तक क्या किया क्या नहीं किया, तो अपने बारे में तो बैरी तो फिर बन जाएंगे। देखिए, मैं इलेक्शन अगर कल कंटेस्ट करता हूँ, अगर गलती से कहीं जीत गया, तो मैं सबसे पहले इन लोगों को विश्वास नहीं है आपको, अभी उम्मीद नहीं है आपको? कुछ कह नहीं सकता ग्राउंड का कुछ, लेकिन जिस दिन मैं जीत गया ना, सबसे पहले उन लोगों को, वो जेल में होंगे जिन्होंने लोगों का खून पिया हुआ है। कौन लोग हैं वो नाम? वो मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, मैं पूरी तैयार में कितने लोगों की लिस्ट? 15-16 बंदे हैं जिन्होंने उस एरिया का बेड़ा गर्क किया हुआ है। वो जेल में होंगे, वो मैं श्योरिटी करता हूँ, जेल में होंगे। टूरिज्म सेक्टर नंबर 1 पे होगा। मैं बाहर से प्राइवेट एजेंसी लाऊंगा, अगर मैं एमएलए होऊंगा ना, मेरे अथॉरिटी होगी। जेल तो कानून के अनुसार सबूतों के आधार पर होगी ना, एमएलए बनने से आपके क्या होगा? क्योंकि मैं लाऊंगा ना जो चीज़ें उन्होंने की हैं। हमने भी आज तक किसने छुपाई वो चीज़ें? क्या पुलिस ने छुपाई, किसने छुपाई? नहीं, पुलिस तो अच्छा काम कर रही है, लेकिन हमने ग्राउंड में देखी रियलिटी की ये बंदे लोगों को मतलब कि दबाते हैं, गुंडागर्दी है, सिस्टम है, हर चीज़ है, मतलब अरबपति बन गए हैं वो। हमने भी नौकरियाँ की, हमने लोन लेके, अब तक किस्तें नहीं पूरी हो रही हैं। वो लोगों ने कहा 70-80 हज़ार हम पे लेते थे, उन लोगों को पे नहीं, कुछ नहीं। 5 मतलब मंजिली मकान, सब कुछ उनका, हर चीज़ उनकी। अब 5 मंजिला मकान वाले ढूंढेंगे आपको, हालांकि 5 मंजिला शायद नहीं हो किसी का, लेकिन 5 जगह घर हैं उनके, 5 जगह वो ढूंढेंगे आपकी तलाश। मैं देख लिया, फाइंड आउट कर दिया है। कौन आएंगे अभी आपको? आने तो हम, रुमेल सिंह किसी से डरता है, रुमेल सिंह सच्चाई पे लड़ता है, लड़ेगा। नहीं, खुलकर नाम नहीं बोल रहे, चलिए जब प्रूफ आपके पास होंगे था। प्रूफ नहीं है, वो लिस्ट है मेरे पास। मैं कैसे कार्रवाई करवाऊंगा, अपने एसीबी है, ऐसे ये कहते हैं इसको, विजिलेंस है, हर चीज़ है। क्या नहीं होता, एमएलए चाहे कुछ भी करा सकता है। जोगी जी ने पूरा गुंडागर्दी खत्म कर दी, क्या आपने सोचा था कि यूपी में गुंडागर्दी खत्म होगी? नहीं, अभी ये बात बोलना जल्दी होगी। नहीं, जल्दी नहीं होगी। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि कई लोग बोलते हैं ना कि हम एमएलए बने, मैं तो सबसे पहले यही काम करूँगा, क्योंकि अगर गुंडागर्दी आपके इलाके में है वो खत्म करवाएं। वो बिल्कुल खत्म, लोग अच्छी तरह रहेंगे, सभी को समान रूप से मिलेगा, अवसर मिले। ये आप, मैं कहता हूँ कि सब खुश रहें, कोई किसी को डराए नहीं, धमकाए नहीं, कोई यहाँ पे अपना सिस्टम नहीं बनाए। आपको भी डराने धमकाने की कोशिश हुई है क्या? मैं तो कभी किसी से डरता नहीं हूँ। जिस दिन किसी ने कर दी ना, या वो नहीं या फिर मैं नहीं, सीधी जवान रहे हैं आप। मैं एक सोल्जर हूँ। हम वहाँ नहीं मरे तो इधर नहीं है, इधर तो हम ये लल्लू पंजू सोच रहे हैं हम डांड डूंड, मैं नहीं डरता ही नहीं, डर है ही नहीं है। किससे डरना है? डर होता है पुलिस से। मैं चोर नहीं, ईमानदार हूँ, पुलिस के साथ रहा हूँ। इतने आला अधिकारी, विवेक गुप्ता जी, कुलवीर सिंह जी, मुकेश अफसर जो भी आईजी हैं, हमने सब्जियां बेच के देश की रक्षा की है। आपको ये इंटरनेट डीपली बात मैं आपसे डिस्क्लोज नहीं कर सकता, वो हम चाहेंगे, ठीक है ना, लेकिन हमने देश के लोग, वो उन लोगों को पता है रुमेल सिंह ने क्या किया होगा। तो हमने वो दौर देखा है, हमने मिलिटेंसी देखी है। ये चंद गुंडे हमें डरा दें तो रुमेल सिंह। खुलकर आप आज तक इन गुंडों के बारे में नहीं बोले। अगर गुंडे हैं आपके एरिया में, कुछ ऐसा होता है तो आप खुलकर क्यों नहीं बात करते? और सवाल ये भी कि सोशल मीडिया में तो कुछ लोगों ने फ़ोटो डाले हैं, अब क्या पता आपकी भी उसमें कुछ स्ट्रैटेजी रही हो या नहीं हो, मैं क्लियर नहीं कह सकता इस बारे में। लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया में फ़ोटो डालने से कुछ होगा नहीं, आपको लोगों तक पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि वो तमाम जो नेता हैं उनके एक लंबा इतिहास रहा है, वो लोगों से जुड़े रहे हैं, लोगों के काम भी किए होंगे। ये भी दावा हम नहीं करते, लेकिन ऐसा हो सकता है, तभी लोग उनको समर्थन करते होंगे, तभी उनके फ़ोटो डल रहे हैं। तो आपको लगता है सोशल मीडिया एक अलग है और ग्राउंड जीरो की जो रियलिटी होती है वो अलग होती है? हमारे एरिया में वो बहम ना हो जाए आपको कि किसी ने फ़ोटो डाल दिया और आप एमएलए। सोशल मीडिया आ जाए ना तो थोड़ा लोग पता लगा कि लोगों को कि हमारी शक्ति क्या है, हम खुल के बात कर सकते हैं। हमारे एरिया में सोशल मीडिया थी ही नहीं यार। आप मुझे बताओ, हमारे गांव साहिलंजन की हालत देखी, परसों देखा बंदे रोक के इंटरव्यू दे रहे हैं कि हमने सब कुछ दिया और हमारी हाल देखो। आप सोशल मीडिया का था ना, पहले कोई सोशल मीडिया नहीं थी, लोग गरीब थे, डरते थे। आज सोशल मीडिया का ज़माना है। मैं अंशी जी, मुझे मीडिया नहीं दिखाएगी तो लोग खुद ही डाल देंगे।
100% डालेंगे। उनको कहीं ना कहीं आपसे एक उम्मीद है। तो आजकल कोई वो है ही नहीं सिस्टम की मैं फन्ने खान हूँ, मैं गुंडा बदमाश हूँ, वो चलता ही नहीं है। कानून बहुत बड़ा है, कानून के अभी देखा नहीं कैसे लगाम लग रही है। आप मानते हो एसएसपी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? कितने एसएसपी यहाँ आए, आज तक क्राइम में इतनी लगाम लगी? सच बताना चाहिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने इस फील्ड में काम किया ना। अब स्क्वांडर तो पकड़े जा रहे हैं, लेकिन माइनिंग के हम देख रहे हैं अवैध खनन भी होता है। माइनिंग का इशू उनका नहीं है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है ये उनका फ़र्ज़ बनता है। पहला मतलब माइनिंग आपने रेट ही इतने रखे हुए हैं लोग, और बीच में जिन जगह बंद है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की जगह खोलो आप, अगर लोग चोरी कर रहे क्यों हैं। नहीं खुल रही माइनिंग? हालांकि अभी ये भी एक बात सुनने को आई है कि बरसात के दिनों में माइनिंग ब्लॉक नहीं खोल सकते, ये जानकारी हमें मिली है। शायद अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि यही रीज़न है या नहीं, लेकिन बरसात का अभी इंतज़ार करना पड़ेगा शायद। और जल्द से आपकी क्या मांग है? जल्दी से जल्दी खुलने चाहिए तमाम जो ब्लॉक्स हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी के, तभी आपको लगता है कि और रेट कम होने चाहिए? ये दो प्रमुख मांगे हैं आपकी। नहीं, सबसे पहले रेट कम होना चाहिए सर। मैं आपको बोल रहा हूँ कि गरीब आदमी है जो नरेगा के मकान बना रहा है ना, हम देखते हैं उनको, इवन कि बीच में हम भी जाते रहते हैं, वो कहते हैं कि छोटू भैया, छोटू बोलते हैं मुझे कि हमारा यार रेत का सिस्टम नहीं बन रहा है, हमें एक जो गाड़ी है वो 12-12, 13-13 हज़ार की डल रही है। तो अगर एक बाथरूम बनाना है, उन्होंने 10,000 का सारा बाथरूम बनता है, तो आप 12,000 की रेट डलवाओगे तो वो बाथरूम तो बनेगी 1 लाख रुपए की, तो पैसा कहाँ से लाएगा वो? तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जो चरणदीप सर हैं, बहुत अच्छे डीसी आए हैं। मैंने कि रियलिटी में बताऊँ कि 6% ना दिलेर होते हैं, बहुत डिसीजन मेकर होते हैं, ये एक हिस्ट्री है। तो उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि जब हम पिछली बार माइनिंग में प्रोटेस्ट में थे तो उन्होंने एडीसी सर को भेजा था, तो उन्होंने बोला था हम रेट रिवाइज़ कर रहे हैं, कम करेंगे। उसमें कहीं ना डीएमओ सर की गलती है, डीएमओ सर ना स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, या उन पर कोई प्रेशर है वो बताएं ना हमें कि भाई कहीं से मुझे ऊपर से ऐसा आर्डर आया हुआ है कि गलत है। अगर उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्लियर करें। वो क्यों अपने ऊपर बात ले रहे हैं? कहीं ना कहीं उन्हीं पे बात आ रही है ना। सब कह रहे हैं डीएम साहब ये डीएम साहब को चाहिए भाई क्लियर करो कि मैं नहीं कर सकता, या तो हम कोई और चैनल पकड़ें, एलजी साहब के पास जाएं, प्राइम मिनिस्टर के पास जाएं। हमें तो गरीबों के मुद्दे उठाने हैं ना, तो हमने तो नहीं कोई ये करनी है कि माइनिंग वगैरह करनी है। तो उसमें कि डीएमओ साहब को इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए, जल्दी से जल्दी फाइनल करके बताएं। अगर हमने धूप में हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं तो हमारी भी इज्जत रखें डीएमओ साहब, हम आपकी इज्जत कर रहे हैं। तो उसकी ये जो रेट है, बाहर रेट कम है, रियासी में रेट इतने ज़्यादा कैसे होता होंगे? क्या पब्लिक हेयरिंग के पहले रेट डिसाइड किए गए या कब रेट डिसाइड हुए, और क्या कॉन्फिडेंस में लिया गया वहाँ के लोगों को, या फिर जो नुमाइंदे हैं पब्लिक के उन लोगों को? क्या जानकारी आपके पास है? रेट क्यों इतने ज़्यादा डिसाइड किए गए? आखिर अगर बाहर कम है तो यहाँ डबल रेट क्यों? देखिए, ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा सैंड है। मैंने तो ऑन ग्राउंड देखा, सबसे ज़्यादा तो मेरे एरिए में है, जो अरनास में सबसे ज़्यादा पूरे, मेरे को लग रहा है इस पूरे जम्मू कश्मीर में कहीं नहीं होंगे। पता नहीं यहाँ पे पहले क्या सिस्टम था, क्या मिली भगत से सेटिंग हुई है, किसने किसको क्या दिया है, मैं इस बारे में टिप्पणी नहीं करता। लेकिन जो मौजूदा हालात में डीसी साहब हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सर इसको आप सॉल्व करो। अगली बार हमें प्रोटेस्ट नहीं करना पड़े। हमें अगर रेत के लिए लड़ना पड़ रहा है ना, तो हमारे लिए डूब मरने की बात है। हमारी मिट्टी, हमारी ज़मीन, हम रेत के लिए लड़ रहे हैं, हम इसका मतलब हम तो गुलाम हैं। ये तो फिर अंग्रेज़ों वाला ज़माना आ गया। तो मैं डीसी साहब और डीएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, रेट जल्दी से जल्दी इनको करिए। ये वाला सीजन तो गया, करीब मर गए जो मरने थे बेचारे, लड़ते रहे, आपने कुछ नहीं किया कि पिछले ने। लेकिन आप एक इनिशिएटिव ले लो, कल आप रहो नहीं रहो, यहाँ से पोस्टिंग हो, हम आपको दुआएं दें कि सर आप कोई काम करके गए थे। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इसे जल्द से जल्द कम करें रेट। चलिए, अब रेलवे में रोज़गार दिलाने को लेकर, टूरिज़्म को लेकर और माइनिंग के मुद्दे को लेकर क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? क्या अलग युवाओं को लेकर आगे आएंगे, या जो लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं उन्हीं के साथ चलने की कोशिश करेंगे इन 3 प्रमुख मुद्दों पर? देखिए, पिछले मैं आपको एक आर्डर दिखाता हूँ। इसमें शायद एडीसी साहब ने एक आर्डर निकाला था। उन्होंने कहा था कि जो पब्लिक हेयरिंग हुई थी उसमें एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है, और डॉक्यूमेंट में जितनी भी बातें कही गई होंगी, उस पब्लिक हेयरिंग में डिसाइड हुई होंगी, वो तमाम बातें इम्प्लीमेंट करवाई थी। मैं माइनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ बात इसकी। ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर रियासी 24/6/2021 को ये आर्डर आया था, जिसमें लिखा था कि मीटिंग विद रेलवे ऑफिशियल्स टू डिस्कस द रेलवे रिलेटेड इश्यूज इन ऑर्डर टू डिस्कस द कमेटी बनाने के लिए। इसमें उन्होंने डिप्टी चीफ इंजीनियर कंस्ट्रक्शन नॉर्दर्न रेलवे रियासी को लेटर भेजा था, चीफ इंजीनियर को
ये अंजी ब्रिज वाले को चीफ इंजीनियर चिनाब, श्री नैन पांडे के चीफ इंजीनियर KRCL, श्री SD पाटिल जी KRCL, फिर श्री RK मलिक, श्री संजय मलिक, इन सबको उन्होंने बोला था कि द अबव मेंशन ऑफिसर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द मीटिंग एट शेड्यूल डेट टाइम एंड वेन्यू अलॉन्ग द प्रोजेक्ट हेड्स ऑफ द सब एजेंसीज कॉन्ट्रैक्टर प्लस सब कॉन्ट्रैक्टर्स। पहले यहाँ पे बोला जाता था कॉन्ट्रैक्टर अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला आप भी आओ, सामने तथ्य सामने आ जाएगा। Undertaken under corporate social responsibility and various issues of the general public regarding irrigation, जो लोगों की ज़मीनें ख़राब हुई, ड्रिंकिंग वाटर, डंपिंग और मग, जैसे आप डंपिंग आपने यहाँ पे देखा सिस्टम, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज जो हमारे युवाओं के लिए, डैमेज एंड वन टाइम सेटलमेंट, और ये सारी कॉपी उन्होंने दी। CSR का ऑर्डर निकला। लोग आरोप लगाते हैं कि CSR का पैसा यहाँ नहीं लगाया जाता रेलवे कंपनियों से। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये पूरा फाइंड आउट होना था, पता नहीं अब बीच में क्या हुआ। ऑर्डर कितनी तारीख का ऑर्डर? ये 24/6/2021 का ऑर्डर है, मैं आप दिखा सकता हूँ, मैं देख लो, मतलब इसमें साइन है 1 महीने पहले। हाँ, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के। देखो एडमिनिस्ट्रेशन ने इनिशिएटिव ले लिया, सब सिंह भैया ने भी कुछ किया होगा तो ये तभी ऑर्डर निकला, लेकिन ऑर्डर निकलने के बाद फिर भी काम नहीं होता, तो फिर आप बताओ हमारी नाराजगी जायज़ है? नहीं है। नहीं, अभी प्रोसेस हो सकता है चल रहा हो, क्या लगता है कि कब होगा? 1 ही महीना, 7 महीने हो गए युवाओं को चलते चलते। हाँ, अब तो अधिकारियों का विजिट हुआ भी था खनीकोट एरिया में भी। हाँ, वहाँ पे हम गए थे, लेकिन अभी तक वहाँ पे भी सिस्टम सेटअप नहीं हुआ है। मुझे आया था फ़ोन। आप भी गए थे क्या? मैं नहीं गया था, क्योंकि मुझे वहाँ से मेरे यूथ हैं, उन्होंने फ़ोन किया था कि सर अभी तक कोई मसला सॉल्व नहीं हुआ है, ये आए ऐसे करके फॉर्मेलिटी करके चले गए हैं। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ, सर ये आपने अगर ऑर्डर निकाला है तो प्लीज़ इसको करो। मैं सर सिंह जी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जो बच्चों से बातें की उनको पूरा करो। अपनी आपकी इमेज बहुत अच्छी है, हम आपका सम्मान करते हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। अब हमारे बीच फासले हो गए हैं, अब वो तो नहीं वापस जुड़ सकते हैं, लेकिन रिश्तों पर जमी बर्फ़ नहीं पिघलेगी, आप ये कह रहे हैं? अब नहीं पिघल सकती, क्योंकि जब तीर कमान से छूट जाता है ना, फिर वो वापस नहीं आ सकता। हमें कोई इशू नहीं है। अगर दूसरा तीर ना छोड़ें आप। नहीं, मैं क्या छोड़ूंगा, मुझे बताओ ना। अगर वो अच्छा काम करेंगे मैं कभी नहीं बोलूँगा, अगर वो अपने विचारधारा से अगर विमुख हुए मैं बोलूँगा, क्योंकि वो हमारा भाई है, हमें उससे अभी उम्मीद है कि वो कर सकते हैं। लेकिन अगर वो करेंगे नहीं, फिर इसका मतलब तो वो मस्ती मार रहे हैं ना। तो जब वो मस्ती अगर हमें लगता है कि अगर वो मस्ती मार रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि अपनी इमेज, वो इतनी अच्छी इमेज है उनकी, यहाँ पे पूरा सिस्टम है, वो कर रहे हैं। बाकी मैं अजय नंदा जी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि वो एक भाजपा के एक नेता हैं, मे भी आने वाले दिनों में MLA रियासी 100% है, वो तो मैं बना दिया। मैं क्या BJP में कैंडिडेट ही वही है, मैं बताता हूँ। और मैं आपको सीधी एक बताता हूँ कि आज की खुश होंगे वो ये सुनकर, वो खुश हो नहीं हो, वो एक कुछ लोग कहते हैं कि वो बाहर कम आते हैं, लोगों के बीच में कम जाते हैं। मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। मैं आगे जब किसी की तारीफ़ करता हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं कि अपने फ़ायदे लिए, वो उनका मसला वो देखें। लेकिन डिस्ट्रिक्ट रियासी में अगर सीट निकलेगी तो नंदा जी निकालेंगे, ऊपर की सीटें तो आप भूल ही जाओ। मैं आपको आज बता देता हूँ, गुलाबगढ़ की सीट BJP नहीं निकाल सकती। गुल अरनास की कॉन्स्टिट्यूंसी अलग होगी तो निकलेगी, अदरवाइज वहाँ पे एजाज अहमद खान जी नहीं हारते। मैं वो हमने देख लिया, अगर गुल साथ में रहा तो चलिए, ये पॉलिटिकल, हालांकि ये बहुत अनुभवी भी जो लोग हैं वो भी कई बार गलत हो जाते हैं पॉलिटिकल आंकलन करने में, नतीजे कुछ और ही आते हैं, इसको हम रहने देते हैं। तो दिशा दशा क्या रहेगी? क्या मुद्दों को उठाया जाएगा? जितने भी तमाम मुद्दे जो आप लेकर चले हैं लगातार उठाए जाएंगे, और किस तरह से उठाए जाएंगे? बिल्कुल। अब अभी हम जल्दी DC साहब से मिलने वाले हैं। हमारी यूथ की ऑलरेडी मीटिंग हो गई है, हम एडमिनिस्ट्रेशन से हेल्प लेंगे अगर यहाँ से कोई मसला नहीं सॉल्व हुआ। लेकिन मैं देखता हूँ कि यूथ एंड स्पोर्ट्स ने अभी विदिन आप 1 हफ्ता पहले ऑर्डर निकाला है कि इंटर पंचायत शायद कंपटीशन। मैं कह रहा हूँ कि मैं सर का बहुत दिल से चाहता हूँ, क्योंकि मैं, अब आप बोलोगे कि रुमेल आप बोल रहे हो, हम गए थे उनके पास बीच में, मैंने आपको शायद वाइड दी थी कि इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स के लिए ये, तो उन्होंने किया है। अब बच्चे हमारे जो 25 साल तक आए थे, 25 साल तक उन्होंने रखा हुआ सिस्टम। तो मैं चाहता हूँ कि जितने हमारी पंचायत या ब्लॉक के बच्चे आगे आएँ, जहाँ मेरी ज़रूरत बनेगी मैं आपकी पर्सनली भी हेल्प करूँगा। आज के बाद मैं तो अब अलग हो गया हूँ सिस्टम से, लेकिन मैं कि बच्चों में स्पोर्ट्स में अगर उनको कोई बैट चाहिए होगा, वॉलीबॉल चाहिए होंगे, वो मैं अपने पैसे से लेके दे दूँगा। मुझे राजनीति करनी नहीं है, मेरे को आपके काम करने हैं, आपको अच्छा प्लेटफॉर्म देना है। जहाँ मेरी ज़रूरत बनेगी मैं पूरी मदद करूँगा। तो क्या अरनास में कुछ युवाओं को क्या आप कुछ ट्रेनिंग भी देते हैं? कुछ देखी थी तस्वीरें हमने, वो क्या था, कभी कभी देते हैं या क्या हो? मैं सर देता था, क्योंकि मैं जब आया था तो मैंने कमांडो कोर्स किया हुआ है, ठीक है, बेसिक माउंटेनिंग आती है, फिजिकल ट्रेनर मैं हूँ, तो एक अच्छा अनुभव है। आप देखिए आज तालिबान में क्या हालात ख़राब हो रहे हैं, तो हम अपने युवाओं को तैयार करेंगे, कल इमरजेंसी या कोई ऐसी चीज़ में हमारे देश
को हमारी ज़रूरत पड़ेगी ये बच्चों को, तो मैं उन्हें ट्रेन करूँगा। अब मैं ऐसे भी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए और ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। बिल्कुल इन लोगों में वो पोटेंशियल है, मैं चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स प्लेयर बने। चिनका का इतना अच्छा ग्राउंड है, थनपाल है, सलाल है, यहाँ पे पोटेंशियल भी है, रियासी भी है। मैं चाहता हूँ कि वो लोग आगे आएँ, बच्चे स्पोर्ट्स में हमारा नाम रोशन करें। तो मेरे से अब मैं फ्री हूँ, पहले मुझे थोड़ी टेंशन होती थी, भैया के साथ रहता था पार्टी से, अब मेरी पार्टी से कोई लेना देना ही नहीं है। मैं कल जाके फर्स्ट क्लास पहले अपनी शेव शूव करूँगा, अपनी अच्छी हालत करूँगा। ये तो गया, अब मैं अपना स्पोर्ट्स वेयर डाल के जिम जाऊँगा, अपने प्रैक्टिस करूँगा। अभी बंद है अपनी लोग देसी जिम चलेगी सर, हमारे पुशअप्स चलेंगे, ठीक है ना। तो फिर बच्चों को मैं परमिशन लूँगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि मुझे सर परमिशन दी जाए, यूथ को मैं कोविड फॉलोज करके उनको ट्रेनिंग दूंगा। अब मैं फ्री हूँ। रही बात इलेक्शन चलते रहेंगे, पार्टियां आती जाती रहेंगी, बच्चे कुछ बन गए ना। यूथ है तो मेरी पार्टी, अगर यूथ है ना मेरी पार्टी है, यूथ मेरे साथ है, मैं एमएलए हूँ। मेरे को यूथ कोई किसी के साथ कोई ना अपने आप को कंपेयर करना है। मेरे से सारे सीनियर हैं, वो लड़ें इलेक्शन जीतते हैं, उनका अपना क्राइटेरिया है। मैं डेवलपमेंट पे काम करना चाहता हूँ, टूरिज्म में काम करना चाहता हूँ, स्पोर्ट्स में करता हूँ, वो मैं अब अपने तरीके से करूँगा। अब मेरे पे ना तो पार्टी का बर्डन है, अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं आज़ाद होकर करूँगा। लेकिन यही है कि संगठन आरएसएस के साथ मैं अभी भी जुड़ा रहूँगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं आरएसएस की से काफ़ी प्रभावित हूँ। तो जब उनको मेरी ज़रूरत बनेगी, बीजेपी को तो मेरी ज़रूरत थी नहीं, वो तो दिख गया सारा सिस्टम। आप मुझे बताओ, मेरे को तो ना उन्होंने कोई बूथ प्रेसिडेंट बनाया। मैं ये नहीं कहता कि मुझे बनाओ आप, लेकिन एक बंदा को जब कहते हैं हम बैक बेंचेस बन के नहीं रह सकते, हम बोलते हैं हम आगे फ्रंट में आके लड़ते हैं, हर बंदे के लड़ते हैं, तो हमें फ्रंट में आके लड़ना है, बैक बेंचर में। अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अब मैं अपने तरीके से काम करूँगा। चलिए अब चिनका के ऊपर एक सवाल है, क्योंकि आपने वहाँ पे हमने सुना कि कुछ स्पोर्ट्स एडवेंचर वो आपने चीज़ें वहाँ पे लाई हैं। ये कहा जा रहा था कि उसे टूरिज़्म स्पॉट बनाइए, मांग की जा रही थी आपके द्वारा भी, लगातार आपने प्रोजेक्ट भी बनाया था पूरे ज़िला रियासी के लिए, उसमें चिनका एक मुख्य स्थान था। उसके बाद पिछले दिनों हमने देखा कि वहाँ पे काफ़ी स्थान पर जो पानी भरा हुआ था, हालांकि बरसात चल रही है, बारिशों के दिन हैं, और लेकिन उन तस्वीरों से ये कहीं ना कहीं साफ़ हुआ कि जो बात एनएचपीसी कह रही थी वो कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई थी। पानी तो अंदर तक आया था। तो ऐसे में अगर वहाँ पे टूरिस्ट आए और ऐसी बड़ी कोई त्रासदी हो जाए तो जिम्मेवार कौन होगा, और इसका हल क्या देखते हैं कि किस तरह से उसे टूरिज़्म स्पॉट बनाया जा सकता है? क्या कुछ महीनों के लिए खोला जा सकता है, या फिर सिक्योरिटी के हिसाब से, सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ वहाँ पे किया जा सकता है? और क्या आप अभी भी मांग कर रहे हैं कि उसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए, प्रशासन उसमें इन्वॉल्व हो और जो तमाम तरह की चीज़ें हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए ताकि सुरक्षा भी रहे और टूरिज़्म वहाँ पे बढ़ सके? देखिए, आपने उत्तराखंड में तबाही देखी थी आप, क्या वो स्पॉट बंद हो गए? चल रहे हैं ना अभी। वहाँ तो लाखों हज़ारों के लोग मर गए। चिनका का इशू मैं मानता हूँ सेफ्टी सबसे पहली प्राथमिकता सेफ्टी। धार्मिक आस्था जुड़ी थी, ये एक टूरिस्ट स्पॉट है और इसे अभी ये बना भी नहीं है, ये मांग चल रही है और लोग आ रहे थे यहाँ। क्या धर्म पे लोगों की जान अगर कोई मायने नहीं रखती है? अगर वो धार्मिक स्थान है वहाँ पे भी तो अभी भी तो फ्लड आ रहा है, चल रहा है ना वो। तो मैं मानता हूँ कि सेफ्टी होनी चाहिए। अभी जैसे मानसून सेशन 2 महीने बंद कर दो आप, तो अभी तो बंद ही है, आपने देखा वहाँ पे कोई सिस्टम तो चल नहीं रहा है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ही की मीडिया वहाँ गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आपने, की थी ना, रियासी अपडेट भी देखी थी मैंने, सब देखे थे, हमारे राहुल जी भी गए थे, वो डूब गए वहाँ पे, वापस आए रियासी में। उन्होंने कहाँ पे की प्रेस कॉन्फ्रेंस? टेबल देखे थे मैंने बैठे हुए, डीडीसी। उसी दिन की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि उसी दिन की जो तस्वीरें थी, पानी में बहुत सा इलाका जो था वो था, पानी आ गया था। तो ऐसे में सवाल तो खड़ा होगा ना, वो पक्ष भी देखना पड़ेगा ना, उस पक्ष को आप साइड लाइन नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते। बिल्कुल आपने वो पक्ष देखना होता है ना। आप ठीक है, आप बोल रहे हो, मैं दूसरे मीडिया बंधु भाइयों से कहना चाहता हूँ, आपने पानी तो दिखा दिया, लेकिन आपने ये चीज़ भी दिखानी थी कि भाई साहब ये पानी यहाँ तक है, पीछे यहाँ पे सेफ है, हम यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, टेबल लगाए हैं हमने, डीडीसी जी बैठे हैं, बीडीसी चेयरमैन बैठे हैं, सरपंचेस बैठे हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो तो डूबे नहीं, मुझे आज भी दिखे, वो तो जिंदा है सारे, वो डूब के मर गए क्या? तो मैं मीडिया से कहता हूँ, आप हमारी आवाज़ हो, आप सही भी दिखाते हो, कुछ एक चीज़ें आप ऐसी दिखा देते हो
कि मैं कह रहा हूँ कि सारी मेहनत मिट्टी मिल जाती है। सेफ्टी सबसे पहली, मैं आपकी बिल्कुल सहमत हूँ। 2 महीने वहाँ पे नहीं होना चाहिए काम। ये अगस्त का सीज़न है और सितंबर का, इस टाइम वहाँ पे कोई काम नहीं होता, वहाँ पे काम है ही नहीं। वहाँ पे विंटर सेशन में जो 6 महीने 7 हमने काम करना था ना, वहाँ पे वही 6-7 महीने काम चलता एक है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि कुछ लोग हैं वही अपना व्यापार वहाँ पे कर रहे हैं, किसी और को मौका नहीं दे रहे, तो कुछ लोगों को ये भी आपत्ति है कि औरों को मौका नहीं मिल पा रहा, और कुछ लोग आए हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है और वही फ़ायदा उठा रहे हैं, जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं। ये आरोप तो आप मानेंगे ना कि ये तो है ना, क्योंकि वहाँ पे प्रशासन के द्वारा तो ये सब चलाया नहीं जा रहा, कुछ लोगों के द्वारा ही चलाया जा रहा है। देखिए 10 साल हो गए, प्रशासन पता नहीं कौन सी नींद में सोया हुआ है। टूरिज्म डिपार्टमेंट मर गए हम चक्कर लगा लगा के। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैंने कोर्स किया हुआ वाटर स्पोर्ट्स का। हुनर से रोजगार स्कीम आपको है, हुनर हम में है, रोजगार हमने खोल दिया। उसको चलाना तो दूर की बात, मैं कह रहा हूँ इनके ऑफिस के चक्कर लगा लगा के ना, वो हमारा जिगरा जो हम बैठ के लैपटॉप में बैठ के एडिटिंग करते हैं, रियासी को कर रहे हैं। कौन करता है? अब रियासी डिस्ट्रिक्ट, मेरा घर अगर चनका है, मुझे क्या रियासी से क्या लेना है? लेकिन मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट रियासी में टूरिज्म प्रमोट हो, अच्छा सिस्टम आए, रेवेन्यू जनरेट हो, नाम आए। नाम ऑलरेडी चल रहा है हमारा, लेकिन काम नहीं हो रहा। तो मैं मानता हूँ वो होना चाहिए। अब बात रही वहाँ पे, कुछ लोग कहते हैं आज से पहले भी तो चनका था, आप लोग तब क्या सोए हुए थे? आपने आगे आना था, मेरे पास आना था। किसी को प्रॉब्लम थी, मेरे पास आते कहते भैया हमने, आप हमारी हम मदद करो, आपको नॉलेज है, मैं मदद करता। हमने तो नहीं किसी को मना किया। आप किसी एक पर्टिकुलर बंदे को, मेरे को पता है आप किसको वो कर रहे हैं ये लोग। वो बंदे ने अपनी हाथों से वहाँ पे ना काम करके, हम जब गए ना, उन्होंने बोला क्या करना है। हमारे जो सरपंच साहब है ना, केवल सरपंच जी, बेटा क्या चाहते हो? मैं सर ऐसे हम टूरिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं। तो मैंने कहा सर आपकी पार्टी तो अलग है, हमारा सिस्टम अलग है। कहता तूने क्या करना है काम, मुझे बताओ आपने करना क्या है इधर। मैं कहा सर हम चाहते हैं लोग यहाँ पे काम करें, कल यहाँ पे हमारा अच्छा सिस्टम चले, रोज़गार मिले। वहाँ पे बीजेपी के हमारे चमेल सिंह जी जीते थे ना, वो इलेक्शन लड़े थे, उनका बेटा भी काम कर रहा था। हमारे डॉक्टर साहब का बेटे काम कर रहे थे, हमारे टीचर रिटायर हैं उनके भी रिलेटिव काम कर रहे थे। अब मुझे बताओ वहाँ पे मेरे कोई मामा जी का लड़का तो था नहीं, या चाचा जी का, या सरपंच साहब के कोई उनका बेटा काम तो नहीं कर रहा था। मतलब आप गलत इंडिकेटर करते हो ना। जो बंदे ने अपने हाथों से वहाँ पे काम कर रहा है, उनको क्या जरूरत है वहाँ पे? जो सवाल खड़े होते हैं वो सवाल तो हम पूछेंगे, वो सवाल तीखे हो सकते हैं, लेकिन सवाल नहीं पूछेंगे तो आपकी बात नहीं जाएगी बाहर। वहाँ पे 4 घोड़े वाले थे, वो मेरे मामा जी के लड़के थे नहीं, मैं तो उनको जानता भी नहीं था। वहाँ पे आए, सरपंच साहब को उन्होंने पूछा हमने काम करना, उन्होंने बोला बेटा करो जो करना है, आपकी मर्जी है। उन्होंने इतना, मैं उनकी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने रियलिटी अपनी आंखों से देखी। उस बंदे ने जो ग्राउंड है ना, उसको बचाने के लिए लोग क्या करते थे, कट मारते। मेरे सामने एक छोटी सी लड़की जा रही थी, एक कोई पागल सा इंसान है, उसने कट मारा, सरपंच साहब ने उस लड़की को साइड किया, बचा। और उसने उस दिन क्या किया, तार लगा के बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि छोटू ये इन्हें लोके मारू ना लोके, तो ये जो ग्रीन है ये उड़ जाएगी। मैं तो उन्होंने वो बंद किया। ये लोग देखना अब कैसी पॉलिटिक्स बोलते हैं। उन्होंने जगह मल दी जी, मतलब वो NAPC को लेटर लिख दिया। NAPC ने हमें पूरा तथ्य बता दिए कि किस किस बंदे ने क्या क्या कंप्लेंट की। यहाँ तो पता नहीं क्या क्या बोला गया। अब मतलब कि, और ये हमारी सरकार के बंदे थे, हमारे अपने बीजेपी के बंदे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारा भी लड़का वहाँ काम कर रहा है। मतलब कि जब टूरिज्म होता है ना, वो वहाँ पे पार्टी, जब वो सरपंच इनिशिएटिव ले रहे थे कि वो कह रहे थे कि ठीक है तू कर काम, मैं तेरी हेल्प करूँगा। सरपंच साहब को क्या जरूरत थी वहाँ पे जाके तारे लगाने की? क्या उनको को भीख मांग रहे हैं वो? उन्होंने अपना ठेकेदारी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कोई उनके बारे में क्या बोल रहे हैं, मैं उनकी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा, उस बंदे ने गैंती ले लेके काम किया। नाली थी, वहाँ से प्रॉब्लम बनती थी, खुद पुल बनाया, हर चीज़ बनाई। हमें डांटते रहे कि खड़े रहो इधर, कोई डूब नहीं जाए। लेकिन हमारे लोग बीच में ऐसे गद्दार थे जिनका को आज कुछ मीडिया बंधुओं ने भी गलत तरीके से मुझे बोलते हैं कि लीगल इलीगल। आपने मुझे, अच्छे जी मीडिया के हो आपने कहाँ तक पढ़े हो? आप मास कम्युनिकेशन में आपने मास्टर्स की है, तभी आप ये आपको क्या किसी से परमिशन लेनी पड़ती है कहीं जाना हो? आपने एक बार डिग्री ली है ना, तो ये आपका एक अधिकार है। यहाँ पे ऐसे बंदे हैं वो बोलते हैं कि जिनका में इलीगल। मैं कह रहा हूँ कि वो लोगों के ना शराफत है वो लोग। आप कश्मीर में नहीं, अगर आपने एक बात आपको रुमेल सिंह जी माननी पड़ेगी, जो भी चीज़ें हैं कानून के तहत, हालांकि आपने इनिशिएटिव लिया और उसी के कारण जो है लोग वहाँ पे पहुँचे, और चनका के साथ रियासी ज़िले का भी नाम हुआ, क्योंकि जब भी चनका की बात होगी तो रियासी की बात सबसे पहले होगी। लेकिन कहीं ना कहीं नियमों का भी पालन करना पड़ता है। अब इस मसले का हल क्या देखते हैं, क्योंकि बेहतरी के लिए रियासी की और टूरिज़म स्पॉट बनाने के लिए चनका को अगर
कुछ भी स्कोप है वहाँ पे, हल क्या देखते हैं? क्या टूरिज़्म इसमें इन्वॉल्व हो और उसके बाद ये रास्ता खुल सकता है? आप क्या देखते हैं हल आपके हिसाब से, क्योंकि आपने सोचा होगा, समझा होगा कि क्या रास्ता निकल सकता है? देखिए, उसका एक ही रास्ता है, वो पंचायत के अंडर की जाए, टूरिज़्म के अंडर करें। अगर टूरिज़्म का चाहता है तो टूरिज़्म के अंडर करें, लेकिन जब टूरिज़्म के अंडर होगा ना तो ये टेंडर फिर वही जैसे रेत माफिया वाला काम हो जाएगा। दिल्ली का बंदा आके टेंडर लेगा, हमारे बच्चे बर्तन मांजेंगे। तो अगर उनको वो सिस्टम ठीक है तो मेरे को तो कोई आपत्ति नहीं है। मेरा काम था, मैंने अपना काम कर दिया है, मैंने ना उधर जाना है। मैंने अपना सिस्टम जो मैं कोशिश कर रहा था, टूरिस्ट मैं ले आया, सरपंच साहब ने मेहनत की, कौशल जी हमारे जो माड़ी से उठ के जाके इन्होंने भी खुद गंतियाँ मार मार के लाइट वहाँ पे आपने देखा ना जो लाइट सिस्टम है, कौशल जी और की देन है। मैं इनकी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ कि मैं इनके साथ था, मैं तो बहुत कम किया, मैं मार्केटिंग कर रहा था सिस्टम। चलो, मार्केटिंग का और सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया था। एक बार तो जलजला आ गया कि मैंने देखा कि इतना टूरिस्ट कहाँ से आ गया। मैं भी थोड़ा डर गया कि ये क्या हो गया। वो BA1 जंगल थे, वहाँ कोई नहीं आता था। अभी फिर से वो BA1 बन गया है, जानवर चल रहे हैं उधर। जैसे मैं पहले सोचा था वही जानवर चल रहे हैं, कुत्ता भी नहीं आ रहा उधर। मैं तो बोल रहा हूँ, बर्बाद कर दिया पूरा। ये अब पंचायत के अंडर हो जाना चाहिए, पंचायत के अंडर हो। सरपंच साहब, मैं कहता हूँ कि दिलीप जी हैं जो वहाँ के सरपंच हैं, केवल जी सरपंच हैं, वो एक रेजुलेशन तो हमने डाला। हम यार थक गए यार, 10 साल बहुत होते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्टें बना के जा के हम। मैं कह रहा हूँ टूरिज्म डिपार्टमेंट में कोई डायरेक्टर नहीं छोड़ा होगा। एक जॉइंट डायरेक्टर मैडम थी नीलम खजूरिया, उन्होंने थोड़ा इनिशिएटिव लिया, उन्होंने आना था, उनकी ट्रांसफर ही कर दी रातों रात। AD टूरिज्म मैडम थी, उन्होंने भी आना था, और वो उनकी शादी हो गई, वो वहाँ बिजी हो गए। तो मैं कह रहा हूँ कि हर जगह गए, थक गए, हमारे हाथ खड़े हो गए। तो लेकिन पंचायत के पास एक राइट होता है। आप बोलते पंचायत, जो पंचायती राज एक्ट में है ना कि पंचायत हैज़ राइट टू रेवेन्यू टू जनरेट इस रेवेन्यू। अगर वो रेवेन्यू को उसको लगता है कि मैं लोकल यूथ को ना, तो मैं कहता हूँ कि दिलीप जी और अपने केवल सरपंच जी डिसाइड करें पंचायत के हिसाब से। वहाँ पे DC साहब को उन्होंने शायद रेजोल्यूशन दे दिया, हम भी गए थे उनके साथ। तो पंचायत को दे दें भाई, जिसका मन करता है। रुमेल, मैं कह रहा हूँ कि भाई जिसने रेडी लगानी है, जो लगानी है लगाओ। मेरा काम मैंने ख़त्म कर दिया। मेरा काम था वहाँ टूरिस्ट लाना, मैंने ले आया। सुरक्षा का भी देखना पड़ेगा। सुरक्षा के लिए पुलिस है वहाँ पे, पुलिस। मैं SSP साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आप भी चलिए, जब पंचायत के अंडर अगर आता है या टूरिज़्म के, तो सुरक्षा का लिहाज तो रखना पड़ेगा। और वाकई में अगर ज़िले में ऐसा कोई टूरिज़्म स्पॉट विकसित होता है तो सभी का उसमें फ़ायदा है और रियासी ज़िले का नाम होगा। समय देने के लिए, बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद अंशी जी। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जो जर्नलिज्म है वो आप में ना भरपूर मात्रा में, आपका डिसिप्लिन मैं देखता हूँ कि आपने बेल्ट, आप ये बेल्ट, मैं एक सवाल आपसे जाते तक पूछता हूँ, आप ये बेल्ट शर्ट हर टाइम ऐसे क्यों रहते हैं? चलिए, ये मैं ऑफ कैमरा आपको जवाब दे दूंगा। शुक्रिया आपका बातचीत करने का। थैंक यू। धन्यवाद। तो रुमेल सिंह जी यूथ से जुड़े मुद्दे उठाते रहते हैं और यूथ लीडर ये कहते हैं अपने आप को, और विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं उस पर भी कहीं ना कहीं इशारा इन्होंने किया है। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में भी इनके जो फ़ोटो हैं वो चल रहे हैं और कमेंट्स में भी इनका नाम लिखा जा रहा है। ये भी सवाल इनसे किया और इशारा इन्होंने किया है कि विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इससे पहले भी 2 चुनाव लड़े हैं लेकिन हार मिली है, जीत नहीं पाए थे। और इसके साथ ही टूरिज़्म के मुद्दे को लेकर, युवाओं को रेलवे कंपनियों में रोज़गार दिलाने को लेकर और माइनिंग के रेट कम करने को और ब्लॉक्स खोलने को लेकर व इसके साथ ही अन्य कुछ मुद्दों को लेकर लगातार अपनी जो आवाज़ है वो बुलंद करते रहे हैं। आज तफसील से इनसे बातचीत की है और तमाम सवालों के जवाब इनसे लेने की कोशिश की है, क्योंकि ये भी आरोप इन पे लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये अपना जो राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कर रहे हैं। और भाजपा के भी खिलाफ, माफ़ करिएगा, जो भाजपा के DDC चेयरपर्सन हैं रियासी के, उनके खिलाफ भी ये बोलते हुए दिखे हैं, क्योंकि उससे पहले हमने देखा था कि ये उनके साथ ही रहते थे, उनके समर्थक थे, लेकिन अब उन्हीं के खिलाफ ये बोल रहे हैं। भाजपा में थे, शामिल हुए थे कुछ साल पहले, उसके बाद पिछले कुछ महीने में एक्टिव भी दिखे थे, लेकिन अब इनका कहना है कि भाजपा का इनके साथ ताल्लुक़ नहीं है। ये अलग होकर खुलकर काम करेंगे, जनता से जुड़े मुद्दे जो हैं वो उठाएंगे। तो चलिए, फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।